नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। सीरिया में सिविल वॉर के बाद अब 50 साल से असद का परिवार जो राज कर रहा था उसका तख्ता पलट हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन देशों को असर पड़ा है। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो रशिया का है। इसके अलावा ईरान पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। इजराइल की जंग शुरुआत में हमास से हुई थी। हमास और इजराइल की जंग चली, उसके बाद से फिर लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के साथ ये जंग छिड़ती हुई चली गई। इसके बाद से हमास काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगा और उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी अपने घुटने टेक दिए और फिर सीज़ फायर की बात भी सामने आई। सीज़ फायर हुआ भी, हालांकि दोनों ही तरफ से उसके बावजूद भी कई अटैक्स देखे गए थे। लेकिन इसके बाद इजराइल ने ईरान पर करारा पलटवार किया, जिसके बाद से दुनिया भर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय ये बना था कि जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने भी अटैक किया तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था कि दुनिया भर चौंक गई थी, क्योंकि ईरान और इजराइल की जंग जब छिड़ी थी तो उसके बाद कई ऐसी चीज़ें सामने आई थी, कई ऐसे नुकसान इजराइल को भी उठाने पड़े थे और इजराइल को भी उठाने पड़े। लेकिन जब अमेरिका में चुनाव हुए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता, उसके बाद से फिर यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आया जब सीरिया में 50 साल से चल रहे इस सरकार का तख्ता पलट हुआ और ये सरकार का राज अंत हुआ। यानी कि असद को अपना देश छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा, रूस में शरण लेनी पड़ी। एक के बाद एक सामने आए इन सभी बड़े घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा असर मिडिल ईस्ट पे पड़ा है, वो देखा जा सकता है। मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स अब बदल चुकी है। इसके अलावा इस सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो बुरा असर है, वो ईरान पर पड़ा है। इसके अलावा दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो उठापटक अब लगातार चल रही है उससे ईरान वाकई में कमज़ोर पड़ा है? क्या अब जो सीरिया का जो साथ ईरान के साथ था अब वो नहीं मिलेगा, तो क्या इससे भी ईरान कमज़ोर पड़ा है? ये लगातार सवाल उठ रहा है। हालांकि ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह के घुटने पर आने के बावजूद भी ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आग उगलना जारी रखा। यानी कि हमेशा अटैक करने की बातें भी सामने आई ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ अटैक किए भी गए थे, तो लगातार ये चीज़ें तमाम चलती रही। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये उठता है कि असद के पतन हो जाने के बावजूद भी क्या ईरान परमाणु बम बनाने की होड़ में शामिल होगा? क्या अभी भी परमाणु बम पर ही ये चर्चा टिकी रहेगी? क्या अभी भी ये जिद इस परमाणु बम पर टिकी रहेगी? सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने का मतलब क्या हो सकता है? इसके अलावा अब ईरान को या तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने का ऑप्शन चुनना होगा या फिर उसे परमाणु बनाने की होड़ को छोड़ना होगा। ये दो ऑप्शन ईरान के पास हो सकते हैं। इसके अलावा बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी कि कई देशों पर यह असर साफ नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा ईरान पर है। सीरिया में असद शासन का पतन उसके सैन्य और राजनीतिक गिरावट को भी दर्शाता है। यानी कि जब 50 साल से किसी का राज चल रहा है, अचानक से विद्रोही गुट जो काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से अटैक करते हैं और उसके बाद तख्ता पलट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं राजनीति में, असद की राजनीति में चूक रही हो, कहीं ना कहीं जो सैन्य बल है उसमें चूक रही हो। अब इसी के बाद विद्रोहियों को बढ़ावा मिला और उन्होंने फिर ये तख्ता पलट को अंजाम दिया और सुरक्षा को भी, असद की सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं कमजोर किया है। तभी इतना बड़ा कदम उठाया गया है। सीरियाई विद्रोहियों ने 13 साल के इस सिविल वॉर के बाद राष्ट्रपति असद की सरकार को गिराया है। इसके अलावा कई शहरों पर धीरे धीरे करके कब्जा हुआ। उसके बाद फिर सीरिया की राजधानी दमिश्क पे कब्जा किया गया, जिसके बाद से असद को वहां से जाना पड़ा। विद्रोही ग्रुप जो था ये एकजुट हुआ और उसके बाद इतना बड़ा कदम उठाया। सीरिया में दशकों से लगातार चल रहे करप्शन और अत्याचार का ये सिला है जो असद सरकार को मिला है। दावा ये किया जाता है कि असद सरकार के खिलाफ जो कोई भी होता था, जो कोई भी आता था, जो कोई भी आवाज़ उठाता था, तो उसे उनकी क्रूरता का सामना करना पड़ता था। करप्शन लगातार इतने देखे गए थे कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तभी जब असद का पतन हुआ, तख्ता पलट हुआ, उसके बाद लोग सड़कों पर नजर आए, जश्न मनाते हुए नजर आए। यूक्रेन में अपने युद्ध पर ध्यान केंद्रित रूस ने किया। रूस क्योंकि सीरिया का दोस्त है, तो जब यूक्रेन से रूस की जंग चल रही थी, तो जाहिर सी बात है जब देश में जंग चल रही तो ध्यान उसकी तरफ होगा। तो कहीं ना कहीं सीरिया कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आया।
हिजबुल्लाह लड़ाकों की गैर मौजूदगी में भी सीरिया कमजोर पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि वो लेबनान में इजरायली हमलों का मुकाबला कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, रशिया यूक्रेन के साथ व्यस्त हो गया था जब जंग चल रही थी। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली अटैक्स का सामना कर रहे थे और वहाँ सीरिया कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। असद की सरकार कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही थी। इसी का फ़ायदा विरोधी गुट ने उठाया और फिर असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ। तो रशिया को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि रशिया ने इन्वेस्टमेंट सीरिया पर किया, सीरिया की सरकार पर किया, चाहे वो सैन्य बल हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट करना हो, तमाम चीज़ें की। हालांकि सीरिया की तरफ से भी रशिया को काफ़ी चीज़ें मुहैया कराई गई थी, लेकिन अब क्योंकि असद सरकार ही नहीं है तो जाहिर सी बात है रशिया को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ईरान को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब असद की सरकार जा चुकी है। तो लिहाजा ये है कि दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट चला है, ये जो जंग चल रही है, ये जो तख्ता पलट हुआ है, उससे नुकसान कई देशों को हुआ है, लेकिन जो सीरिया के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं।